Hello everyone and welcome back to my channel. This is Professor Asif Qureshi and you are watching Dr. Asif Lectures. Today we are going to start clinical notes from Snell NeuroAnatomy. अच्छा सिलसिला ये है कि मैंने न्यूरोएनाटमी के आई थिंक ऑलमोस्ट 90% चैप्टर्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं. शायद एक आध चैप्टर रह गया है जो कि हम कर लेंगे आने वाले दिनों में. बट उन चैप्टर्स में मैं हर चैप्टर का, जैसे ये चैप्टर नंबर 1 है, सो ये चैप्टर 1 हम सारा डिस्कस कर चुके हैं. लेकिन जब एंड में इसके क्लिनिकल नोट्स तक बात पहुंची थी तो ये मैंने उस वक्त नहीं करवाया था. हर चैप्टर में इसी तरह हमने किया है. सो इफ आई गो टू फॉर एग्जांपल अ चैप्टर ऑन ब्रेन स्टेम, तो ब्रेन स्टेम चैप्टर नंबर 5 की वीडियो मेरी ऑलरेडी पड़ी हुई है मेरे चैनल पर. लेकिन जब आप इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो हर चैप्टर के एंड में देयर आर क्लिनिकल नोट्स. तो चैप्टर 5 के भी जो क्लिनिकल नोट्स हैं वो हमने छोड़ दिए थे, वो हमने डिस्कस नहीं किए थे. उसका रीज़न ये था बेसिकली कि बहुत ही लंबी लंबी वीडियोस बन रही थी और स्टूडेंट्स पर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे थे. सो ऑल दिस वी हैव डन. सो ये सारा जो मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, दिस इज चैप्टर नंबर 5 का टेक्स्ट जो हम कर चुके हैं. लेकिन एंड में ये जो अब क्लिनिकल नोट्स आए हैं चैप्टर 5 के, ये हमने छोड़ दिए थे. तो अब मैं हर चैप्टर के क्लिनिकल नोट्स की अलग से वीडियो बना रहा हूँ. एंड द पर्पज इज देन टू हेल्प यू कि जो भी हमारा मैटर रह गया है, छूट गया है, वो अब कवर हो जाए. और मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट भी आ रही है सारे स्टूडेंट्स की तरफ से कि सर आपने न्यूरोएनाटमी सारी करवा दी है, तो काइंडली क्लिनिकल नोट्स पे भी वीडियोस बना दें ताकि हमारे वो चैप्टर्स कंप्लीट भी हो जाएं. और ऑब्वियसली एनाटमी पढ़ने का एट द एंड ऑफ द डे पर्पस तो यही है कि जो क्लिनिकली एसोसिएटेड स्टफ है वो समझ में आ जाए. तो टुडे I welcome you in the clinical note series of neuroanatomy. और स्नेल से हम ये करेंगे चैप्टर नंबर 1 के क्लिनिकल नोट्स आज डिस्कस करेंगे. तरीका ये रखिएगा वीडियो देखने का कि पहले चैप्टर नंबर 1 की वीडियो देख लीजिएगा और उसके बाद फिर क्लिनिकल नोट्स की एसोसिएटेड वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है. तो रिलेशनशिप ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड टू द सेगमेंट इज द फर्स्ट हेडिंग जो हमने डिस्कस करना है. बात ये है कि आपका जो वर्टिब्रल कॉलम है वो अगर इतना बड़ा है, सपोज ये तो मैं ऐसे एग्जांपल करके बता रहा हूँ, वैसे इससे बड़ा ही होता है. इसमें तो देख के ऐसे लग रहा है कि देयर आर ओनली 4 वर्टिब्रे, लेकिन अगर वर्टिब्रल कॉलम इतना है तो स्पाइनल कॉर्ड ऐसे बीच में खत्म हो जाता है. सो दैट्स द एरिया फॉर द स्पाइनल कॉर्ड. स्पाइनल कॉर्ड पूरे का पूरा वर्टिब्रल कॉलम के एंड तक नहीं होता. तो इससे मसला क्या हुआ? इससे मसला ये हुआ कि अब जो नंबर्स हैं जो स्पाइनल कॉर्ड में फॉर एग्जांपल सेक्रल रीजन होगा, वो एक्चुअली वर्टिब्रल कॉलम के सेक्रल रीजन पर नहीं होगा, उससे काफ़ी ऊपर होगा. सो देयर इज अ मिसमैच बिटवीन टू थिंग्स. देयर इज अ मिसमैच बिटवीन स्पाइनल सेगमेंट and the real vertebral segment. So there will be always a mismatch in the spinal cord. So because the spinal cord is shorter than the vertebral column बड़ा है, spinal cord छोटा है, the spinal cord segments do not correspond numerically with the vertebrae. तो ये बात अब आपकी समझ में आनी चाहिए कि the segments of the spinal cord are different from the segment of the vertebral column. And examination of the patient's back show that the spinal cord processes lie approximately at the same level at the vertebral body. यानी पीछे से अगर आप किसी बंदे को एग्जामिन कर रहे हैं तो in the center you feel the spinous processes and they actually represent the vertebral bodies. लेकिन जो स्पाइनल कॉर्ड की सेगमेंटेशन है वो बिल्कुल डिफरेंट है. सो रिमेंबर दिस टेबल फॉर एग्जांपल. और इस टेबल को थोड़ा हम देख लेते हैं, बात समझ लेते हैं ताकि आपको रिलेशनशिप ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड सेगमेंट टू द वर्टिब्रल नंबर समझ में आ जाए. यानी अगर हम सर्वाइकल वर्टिब्री की बात कर रहे हैं तो स्पाइनल सेगमेंट क्या होगा? इसका मतलब ये है कि अगर हम फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्री की बात कर रहे हैं, फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्री को हम कहते हैं C1, तो उसमें आप एक नंबर ऐड कर लीजिए तो वो स्पाइनल सेगमेंट होगा. यानी स्पाइनल सेगमेंट यहाँ पे C2 लेवल का होगा. आ रही बात समझ में? अगर मैं बात कर रहा हूँ अपर थोरैसिक, यानी फॉर एग्जांपल फर्स्ट थोरैसिक वर्टिब्री की विच इज T1, और इसमें आप 2 ऐड कर लीजिए. T1 वर्टिब्री यानी T1 बोन के लेवल पर जो स्पाइनल कॉर्ड का सेगमेंट होगा वो एक्चुअली T3 को कॉरेस्पॉन्ड करेगा. और ये जैसे जैसे बात नीचे जाती जाएगी गैप बढ़ता जाएगा. अब यहाँ पे देखें हमने एक नंबर का डिफरेंस आया था C1 और C2, यहाँ T1 T3. लोअर थोरैसिक यानी T7 से T9 तक अगर एक वर्टिब्री है जिसका नंबर है T7, थोरैसिक वर्टिब्री 7, यहाँ जो स्पाइनल कॉर्ड का सेगमेंट होगा वो एक्चुअली T10 को कॉरेस्पॉन्ड करेगा. तो स्पाइनल कॉर्ड भागा जा रहा है, उसके नंबर फॉरवर्ड चल रहा है और वर्टिब्रल कॉलम का नंबर शॉर्ट चल रहा है. अगर मैं आपसे पूछूं कि 12th थोरैसिक वर्टिब्री के लेवल पर ये बोन है जो कि T12 है, तो T12 के लेवल पर कौन सा स्पाइनल सेगमेंट होगा? सो देयर इज द फॉर्मूला, इट विल बी L5 कॉर्ड का सेगमेंट. तो है थोरैसिक वर्टिब्री बोनी अगर बात कर रहा हूं तो वो थोरैसिक वर्टिब्री नंबर 12 है, लेकिन स्पाइनल कॉर्ड में लंबार रीजन शुरू हो गया है L5. सो थोरैसिक रीजन ऑफ द वर्टिब्री में अंदर स्पाइनल कॉर्ड लंबार रीजन का. सो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टेबल टू रिमेंबर कि किस वर्टिब्रल लेवल पर कौन सा स्पाइनल कॉर्ड का सेगमेंट होगा.
इस बात को अगर समझ लिया तो अब आगे बात चलाएंगे। ये इंपॉर्टेंट इसलिए ताकि आपको पता हो कल को इंजरीज वगैरह जब हम पढ़ते हैं ना सारी, तो मैं आपसे कहूँगा कि जी T12 के लेवल पर इंजरी हुई है, और T12 के लेवल पर इंजरी का मतलब ये है कि स्पाइनल कॉर्ड का नंबर सेगमेंट नंबर 5 गया। तो आपको ये पता होना चाहिए कि L5 कहाँ कहाँ सप्लाई करता है। तो T12 का मतलब ये है कि थोरेसिक 12 नर्व नहीं जाएगी, L5 वाली नर्व जाएंगी, ठीक है। Now, spinal cord and brain injuries. The spinal cord and brain are well protected. Obviously, I mean there are so many meningeal layers. 3 meningeal layers हैं. फिर उसके बाद there is a bony protection as well. Cranium भी है और vertebrae भी हैं. So vertebral column and skull protect करते हैं. However, with enough forces, these protective structures can be damaged. और रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स पर्टिकुलरली, कि अगर कोई रोड ट्रैफिक हो तो क्रश हो जाता है ना पूरा बोनी सिस्टम. मोर ओवर द क्रेनियल एंड द स्पाइनल नर्व्स एंड द ब्लड वेसल्स आर मोर लाइकली आल्सो टू बी इंजर्ड. सो दैट्स अ डेलिकेट सिस्टम. ऑल्दो इसकी प्रोटेक्शन है लेकिन फिर भी डैमेजेस हो सकते हैं अगर बहुत हाई फोर्स एनर्जीज हैं. कुछ स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज, और फिर हम नर्व्स की बात करेंगे, ब्रेन इंजरीज की बात करेंगे, हेड इंजरीज की थोड़ी बात करेंगे, बिकॉज ये चैप्टर नंबर 1 के क्लिनिकल नोट्स हैं. और जो चैप्टर 1 था वो था इंट्रोडक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन. तो यहाँ भी काफ़ी जनरल बातें होंगी, जनरल कॉन्सेप्ट्स आपको समझा रहा हूँ मैं. The degree of spinal cord injury at different vertebral levels is determined largely by the anatomical factors. In the cervical region, dislocation or fracture dislocation is very common. लेकिन इसकी वजह क्योंकि हिलती है ना गर्दन बहुत ज़्यादा. However, with considerable displacement of the bone fragment, cord is also sectioned. So अगर यहाँ पे impactful injury है तो ये क्रश करके अंदर spinal cord को damage करेगा. Respiration ceases if the cord is completely severed. अगर पूरा, और ये फांसी देते हैं ना, to be hanged till death, उसमें क्या करते हैं कि बंदे को लटका देते हैं एट द लेवल कि ज़मीन से उसके पाँव ऊपर हैं और यहाँ गर्दन में रस्सी है. तो बेसिकली इससे आप वर्टिब्री को डैमेज कर रहे हैं तो पूरा स्पाइनल कॉर्ड अंदर से कट जाता है. और फ्रेनिक नर्व जो है जिसकी रूट वैल्यू C3 और C5 है, ये बेसिकली बोन्स के डिस्प्लेसमेंट की वजह से पूरा स्पाइनल कॉर्ड चूँकि कट जाता है तो फ्रेनिक नर्व की सप्लाई बंद हो जाती है, डायफ्राम रेस्पिरेशन नहीं होती है, द पर्सन इज डेड. इन फ्रैक्चर डिसलोकेशन ऑफ द थोरेसिक रीजन, displacement can be considerable. Small size of the vertebral canal result in severe injury in the thoracic region. So anatomy अगर आपको अच्छे से पता है तो आपको ये समझ में आएगा कि क्यों thoracic region में injury is very very severe, क्योंकि उसकी canal बहुत छोटी सी होती है तो फौरन से spinal cord कट जाता है. अगर fracture dislocation हम lumbar region की बात करें तो there are 2 anatomical facts that prevent substantial injury in the lumbar region. First, spinal cord in the adult extend only as far as up till the level of L1, L2. First lumbar vertebrae तक आता है, उसके नीचे spinal cord होता ही नहीं है, खाली है. तो अगर फॉर एग्जांपल कोई डायग्राम दिखाऊं, से फॉर एग्जांपल अगर ये लंबार 1 या लंबार 2 का रीजन है तो स्पाइनल कॉर्ड यहाँ पे खत्म हो जाएगा. अब अगर यहाँ डिस्प्लेसमेंट हो भी रही है तो स्पाइनल कॉर्ड डैमेज नहीं हो रहा. तो एक तो ये रीज़न है. दूसरा ये कि जो वर्टिब्रल फोरामेन है लंबार रीजन में, उनका साइज काफ़ी बड़ा है, सो दैट एक्चुअली हेल्प्स प्रिवेंट डिसलोकेशन. इंजरी टू द स्पाइनल कॉर्ड में प्रोड्यूस पार्शियल और कंप्लीट लॉस ऑफ फंक्शन डिपेंडिंग अपॉन कितनी इंजरी है, किस लेवल पे इंजरी है. तो कंप्लीट लॉस ऑफ फंक्शन भी हो सकता है, पार्शियल लॉस ऑफ फंक्शन भी हो सकता है. देन स्पाइनल नर्व्स कैन बी डैमेज. तो ये तो पूरा स्पाइनल कॉर्ड का डैमेज था. अब स्पाइनल नर्व में भी डैमेज ऑब्वियसली हो सकता है, विच आर कमिंग आउट फ्रॉम द इंटरवर्टिब्रल फोरामिना. Each foramen is bounded superiorly and inferiorly by the pedicels of the adjacent vertebrae, and if there is herniation of the disc, for example, the intervertebral foramina is compressed. So if you look at the diagrams, these are some relevant diagrams showing you intervertebral foramina. ये ऊपर एक pedicel, नीचे एक pedicel, और इन pedicels के बीच में, so this is इस वर्टिब्री का पेडिसल, इस वर्टिब्री का, ये बीच में इंटरवर्टिब्रल फोरामिना है, इसमें से निकल रही है नर्व. ये है डिस्क एक वर्टिब्री और दूसरी वर्टिब्री के बीच में. इफ देयर इज डिसलोकेशन एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द डिस्क, द नर्व कैन बी डैमेज्ड, नर्व कैन बी कंप्रेस्ड. देखिए ये इंटरवर्टिब्रल फोरामिना है, यहाँ से नर्व निकलती है, अगर ये इसमें पुश करेगा तो दिस नर्व विल बी कंप्रेस्ड एंड देन देयर विल बी सिम्टम्स अकॉर्डिंगली. किस एरिया की नर्व डैमेज हो रही है, किस एरिया की नर्व कंप्रेस हो रही है, इस पर डिपेंड करेगा कि सिम्टम्स क्या होंगे. ओके. Herniated intervertebral disc, अभी जो मैं बात कर रहा था, herniation of the intervertebral disc occur most commonly in the areas of the vertebral column where a mobile part joins a relatively immobile part. For example, the cervicothoracic region, यहाँ पे possible है. इसमें जो cervical spine है, गर्दन हिलती जुलती रहती है, thoracic नहीं हिलता जुलता. So a mobile part is combining with a non-mobile part. Similarly, lumbosacral, lumbar spine, sacral spine के साथ जहाँ मिल रहा है, यहाँ पे herniation common है. In these areas, what happens कि the posterior part of the annulus fibrosus of the disc ruptures and the central nucleus pulposus is forced posteriorly, and that is what we call herniation. डायग्राम पे दिखाता हूँ आपको. So this is what happens. देखें ये intervertebral disc है
और ये इसके बीच में देयर इज द न्यूक्लियस पल्पोसस, इस तरह से वो गैप निकाल के हर्निएट करके बाहर आ जाता है, एंड दिस विल देन कंप्रेस द नर्व और उससे सिम्टम्स जनरेट होंगे. सो सर्वाइकल डिस्क हर्निएशन आर लेस कॉमन देन लंबार रीजन बिकॉज वेट बेयरिंग एरिया है, यहाँ पे ज़्यादा हर्निएशन के चांसेस हैं. और द डिस्क मोस्ट ससेप्टेबल आर दोज बिटवीन द 5th and the 6th and the 6th and the 7th सर्वाइकल वर्टिब्री. तो ये सर्वाइकल रीजन में ये रीजन्स हैं जहाँ पे हर्निएशन कॉमन है. ईच स्पाइनल नर्व इमर्जेस अबव द कॉरस्पॉन्डिंग वर्टिब्री दस द प्रोट्रूजन ऑफ द डिस्क बिटवीन 5 and 6. सो अगर एक वर्टिब्री है इधर C5 और उसके नीचे दूसरी वर्टिब्री है C6, इनके बीच में अगर हर्निएशन हो रही है, the herniation between the disc 5 and 6 cervical vertebrae, what will be the impact? What will happen? It will compress nerve number C6. That's extremely important to understand. अगर आपको ये बात नहीं समझ में आई, so C5 and C6 जो है इसके बीच में से जो नर्व निकल रही है C5 and C6, so that is nerve number कौन सा वो आपको पता होना चाहिए, और C6 6 7 के बीच में से क्या है. So if we are talking about, for example, cervical 5 and 6 vertebrae, then the nerve which is affected is C6. Okay, so it's always an add-on like this. ये आपको पता होना चाहिए. Pain is felt near the lower part of the neck. जाहिर है अब ये C6 जहाँ सप्लाई करेगा उस एरिया में सारे में पेन होगा. लंबार रीजन में कहाँ कॉमन है हर्निएशन? दैट इज बिटवीन 4th and 5th vertebrae lumbar, and also between L5 and S1. And in the lumbar region, the roots of the chorda equina run posterior. And a lateral herniation may press one or two roots, commonly involves the roots which are going to the intervertebral foramina just below. So if you look at the diagrams, दिस इज कॉर्डा एक्विनिया. स्पाइनल कॉर्ड ऊपर खत्म हो गया है क्योंकि अब L3 की हम बात कर रहे हैं. सो स्पाइनल कॉर्ड ऊपर L1 L2 के लेवल पे फिनिश, बट उसकी नीचे ये वायरिंग आ रही है विच इज व्हाट वी कॉल द कॉर्डा एक्विनिया. सो कॉर्डा एक्विनिया के वायर्स कंप्रेस होते हैं अगर लंबार रीजन में. सो L5 और S1 के बीच में कंप्रेशन कॉमन है और L4 और L5 के बीच में भी कंप्रेशन कॉमन है. सो दीज आर द कॉमनली हर्निएटेड एरियाज. और चूंकि ये जो नर्व्स हैं लोअर लिम्ब में भी सप्लाई करती हैं तो पूरे लोअर लिम्ब में पेन होता है. इट्स अ वेरी कॉमन कंडीशन नोन एज शियाटिका बिकॉज द रूट्स कंट्रीब्यूटिंग टू द शियाटिक नर्व दे आर डिस्टर्ब्ड एंड देन द होल लोअर लिम्ब फील्स पेन. प्रेशर ऑन द इंटीरियर मोटर रूट मसल, सो दैट इज समथिंग दैट वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस. सिंपल ये है कि नर्व्स ने कंप्रेस होना है अगर डिस्क हर्निएशन होगी. ओके, इफ द डिस्क गेट्स आउट ऑफ इट्स नॉर्मल प्लेस इट विल हिट ऑन टू द underlying nerve. So that's very common. Then spinal tab. Spinal tab is also known as lumbar puncture. It's a very very common clinical procedure performed. Basically करते इसमें ये हैं कि you get into the cerebrospinal fluid जो कि spinal cord में surround करेगा इसको, and you get the liquid out. So you get the CSF out. और फिर इसकी एनालिसिस करते हैं कि इसमें न्यूट्रोफिल कितने हैं, इसमें मैक्रोफेजेस कितने हैं, इसमें प्रोटीन काउंट क्या है, ग्लूकोज काउंट क्या है, वगैरह वगैरह वगैरह. सो दैट्स एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट प्रोसीजर और रूटीनली ये क्लिनिक्स में होता है मेनिंजाइटिस के पेशेंट्स में और कई सारी कंडीशंस में. सो इट इज़ परफॉर्म टू विदड्रॉ द cerebrospinal fluid फॉर माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरियोलॉजिकल एग्जामिनेशन. एंड Fortunately, the spinal cord terminates at the inferior level of the lower border of lumbar 1. L1 के नीचे spinal cord नहीं है. तो what you can do is that, अच्छा बच्चों में ये लेवल डिफरेंट है. इन इन्फेंट्स में रीच अप टू द लेवल ऑफ L3. सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस. अगर आप बच्चों में कर रहे हैं तो और नीचे नीडल डालनी होगी. द सब एरेक्नॉइड स्पेस जो कि एरेक्नॉइड के नीचे है ऑब्वियसली एक्सटेंड इंफीरियरली एज फार एज द लोअर बॉर्डर ऑफ द सेकंड. सो सिनेरियो अब ये है कि ये आपके पास अगर पूरा वर्टिब्रल कॉलम है और मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये है लेवल ऑफ L1 वर्टिब्री, तो स्पाइनल कॉर्ड यहाँ आके ख़त्म. ठीक है, सो दैट्स द एरिया वेयर यू फिनिश ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड. अब अगर मुझे सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड चाहिए तो वो मेम्ब्रेन्स नीचे तक चल रही होती हैं, तो मैं अगर इस एरिया पे L1 के नीचे कहीं से नीडल डाल के लिक्विड निकाल लूँ तो मैं स्पाइनल कॉर्ड को डैमेज नहीं कर रहा. अगर मैं यहाँ पे नीडल डालूंगा तो चांसेस हैं कि मैं स्पाइनल कॉर्ड के अंदर घुस जाऊँ, द स्पाइनल कॉर्ड इज डैमेज. सो व्हाट वी डू इज वी utilize this clinical information, and when the patient is lying on his or her side on the upright sitting position, the vertebral column is well flexed, and it's a very good time to then insert a needle. And usually an imaginary line joining the highest point on the iliac crest, patient sitting, सोचें जरा, या लेट के भी कर सकते हैं from the sideways, passes over the 4th lumbar spine. Using a careful aseptic technique, local anesthesia, clinician passes the lumbar punctured needle fitted with a stylet on it into the vertebral canal above or below the 4th lumbar spine. अब वो किन किन स्ट्रक्चर्स को पियर्स करेगा? ऑब्वियसली सबसे पहले स्किन.
superficial fascia. Then comes the supraspinous ligament, interspinous ligament, ligamentum flavum, some subcutaneous fat and some venous plexuses, and then comes the dura. अब dura को भी सुराख करते हैं. Then arachnoid को भी सुराख करते हैं, and then you are in the subarachnoid space. And the depth to which the needle will have to pass is usually 2.5 centimeter or less. In a child, it may be a little more. Obese persons, maybe it can be a little more. As the stylet is withdrawn, stylet कहते हैं इस तरह की, मैं आपको अगर नीडल इसकी दिखाऊं तो ऐसे एक नीडल होती है, यू नीडल, और उस नीडल के अंदर जो है ना एक और स्टाइलेट होता है. उसको स्टाइलेट इसलिए कहते हैं क्योंकि जब इसको मैं रिमूव करूंगा तो सब स्पेस जो है ना वो अपना फ्लूइड यूं उसमें से निकल के बाहर आएगा और यहाँ मैं उस लिक्विड को कलेक्ट कर लूंगा. सो that's the arrangement. As soon as the stylet is withdrawn, a few drops of blood may be escaping. This is normal क्योंकि आपने स्किन को penetrate किया है, so you are damaging capillaries, you know. हो सकता है आप venous plexus में भी hit कर चुके हो, so थोड़ा बहुत blood आ रहा है तो that's fine, you don't worry about it. But then you start seeing straw colored or clear colored fluid, which is where you say, okay, we are fine, we are getting CSF now. So if you look at the diagram here, these are the layers. सबसे पहले skin, and then this and that, and then few ligaments and venous plexus, and then ultimately you enter into the subarachnoid space and you get the liquid out. अच्छा, ये pressure can also be measured by attaching a manometer to the needle, so you get the CSF pressure reading as well, and then which is normally about 60 to 150 millimeters, and then you collect some liquid for further laboratory analysis. Okay. A block of the subarachnoid space in the vertebral canal, which may be caused by a tumor or spinal cord or meninges tumor, can be detected by compressing the interjugular vein in the neck. This raises the cerebral venous pressure and inhibits the absorption of the CSF in the arachnoid granulation, thereby increasing the manometer reading of the CSF pressure when you compress the internal jugular vein. ये जो maneuver है, it is an indicative of some mass occupying lesion meninges में या स्पाइनल कॉर्ड की टेरिटरी में. एंड अगर ये प्रेशर राइज नहीं होता कंप्रेस करने पे, द subarachnoid space is blocked because this is something normal. And if you don't get it, then it is called positive Querenstet sign. And this Querenstet sign, ये पूरी थ्योरी आपको समझ में आनी चाहिए कि normally what will happen कि जब आप interjugular veins को compress करेंगे तो क्या होगा, और अगर वो नहीं हो रहा तो this is indicative of a tumor. Okay. Now, what is a caudal anesthesia? Obviously, it's a form of anesthesia. Anesthetic solutions may be injected into the sacral canal through the sacral hiatus. You should know these terminologies. हमने anatomy में कराई नहीं है. This solution passes upward in the loose connective tissue and bathe the spinal nerve as they emerge from the dura sheath. तो ये उसके इर्द गिर्द पूरा उसको जो है ना भर देता है anesthetic से. So sacral canal से आप inject करते हैं, and then all these nerves which are emerging, they are bathed in a fluid which is full of anesthetic, and that is what we call caudal, क्योंकि ये आप दुम से, tail से दे रहे हैं, sacral hiatus से दे रहे हैं. Okay. Now, head injuries पे 2-3 comments. A blow to the head may merely bruise the scalp. Severe blows may tear or split the scalp, depending upon the accident किस nature का है, obviously. Skull fractures, they are not uncommon. Severe blows to the head can change the shape of the skull at the point of impact. जहाँ लगेगा वहाँ मतलब सही बेड़ा गर्क कर सकता है. In adult, the fracture of the skulls are common, but they are less common in young child because bones abuse level of maturity or rigidity पे नहीं होती, so they are more resilient in childhood. The type of fracture that occur in the skull will depend on the age of the patient, the severity of the blow, कितना जोर का झटका लगा है, and the area of the skull receiving the trauma. The adult skull resemble an egg shell with limited resilience. जरा सा टुक लगा और fracture. A severe localized blow will cause local indentation and sometimes also bone splintering. This is not uncommon. Young बच्चे का जो skull है, it resembles a ping pong ball. Because of the localized blow, depression can be there और fracture इतना common नहीं है, ठीक है? तो that is the ping pong phenomena. This common type of circumcised lesion is known as the pond fracture. जैसे ping pong ball है ना, उसको आप जोर से यहाँ दबाओ तो उस पे इस तरह से ऐसे एक पिट बन जाएगी और हो सकता है फ्रैक्चर वो ना हो, लेकिन अंडे को जरा सा टुक लगाओ और अंडे ने टूट जाना है. समझ रहे बात? Then some brain injuries. Brain injuries are caused by displacement or distortion of the neuronal tissue at the moment of impact. आपका ये पूरा ब्रेन अंदर है ना, इतना जोर का इम्पैक्ट आया कि सपोज कॉर्पस कैलोजम के फाइबर्स इधर उधर हो गए, है तो फ्रेजाइल टिश्यू, तो ब्रेन इंजरीज आर ऑल्सो वेरी वेरी सीरियस यार. The brain is floating in the cerebrospinal fluid and it provides a kind of cushion support to the brain. Thus, blow on the front or back of the head lead to displacement of the brain, which may cause severe cerebral damage.
stretching and distortion of the brainstem. Brainstem पूरा का अपना स्ट्रक्चर है, बहुत जोर का झटका लगा तो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आपस में ब्रेन के एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है ना, फाइबर्स हैं ये सारे न्यूरोनल एक्सोनल फाइबर्स हैं. जोर का झटका लगेगा, दिस फाइबर्स विल टेयर ऑफ. तो ये है ब्रेन इंजरी का फलसफा. However, the falx cerebri is a tough structure and causes considerable damage to the softer brain. So this is all. ये बता चुका मुझे जो बात बतानी थी और जो आपने सुननी थी. That was all important. Now, a sudden severe blow to the head, as in an automobile accident, may result in damage to the brain at two sides. सुने इस बात को, ये important है. At the point of impact and at the pole of the brain opposite to this. So if this is your brain और यहाँ पे जोर का झटका लगा है तो एक तो यहाँ पे इंजरी होगी और इसके ऑपोजिट साइड पे भी इंजरी हो सकती है. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है. Where the brain thrown against the skull wall, this is referred to as the counter coup injury. इसको हम कहते हैं coup injury, जहाँ पे डायरेक्ट इम्पैक्ट है और ये यहाँ पे भी ब्रेन हिलेगा, यहाँ बोन है, ब्रेन यहाँ जाके हिट करेगा तो यहाँ पे भी इंजरी होगी. This is called counter coup injury. Okay, the movement of brain within the skull at time of the head injury not only is likely to cause avulsion of the cranial nerve, but commonly leads to rupture or tethering of the blood vessels. They can also tear. तो इसलिए बहुत ख्याल करना चाहिए गाड़ी चलाते हुए खास तौर पे, और घर में भी ये बहन भाई अक्सर एक दूसरे को मारते हैं ना जोर जोर से सर पे, यार ये ना किया करो. Traumatic brain injury following an explosion or a blast. Deployed soldiers are frequently exposed to explosive devices which may result in extensive injuries to the limbs, ears, eyes, brain. Open injuries to the skulls where shrapnel enters the brain. कोई भी टुकड़ा लोहे वोहे का सर में घुस गया. However, in close injuries in which the skull remains intact, the underlying brain may be damaged but left untreated. In these cases, the explosion produces a blast of air that strikes the skull and shakes the brain. सुन रहे हैं बात? शेक हो जाता है अंदर से ब्रेन. फ्रैक्चर आपको फिजिकली नजर नहीं आ रहा बट अंदर से पूरा हिल गया है. The signs and symptoms will depend upon the extent of neurologic damage and will be mild, moderate or severe. Although the moderate and severe cases are quickly recognized by medical personnel, the mild cases may be missed. That's an important one. So therefore जो explosive devices से expose हुआ है, soldier है या कोई भी है, they should immediately undergo a computed tomography and MRI before returning to the civilian life. Important point. What is intracranial hemorrhage? Very important. यानी ब्रेन के अंदर bleeding. Although the brain is cushioned by surrounding CSF in the subarachnoid space, any severe hemorrhage within the relatively rigid skull will ultimately exert pressure on the brain. क्योंकि अगर ब्रेन के ऊपर, so for example this is a brain and there is epidural, ड्यूरा के ऊपर एक हेमरेज है तो ये हेमरेज ब्रेन को कंप्रेस कर रहा है. आप देखें, लेट मी चेंज द कलर है बिकॉज सब ब्लू ब्लू हो जाए तो अच्छा है, रेड रेड नजर नहीं आ रहा. सो दिस विल देन कंप्रेस द ब्रेन. Any bleeding from outside the brain has the potential to compress the brain structure. And ये easily understandable बात है. अब आपको ना 2-3 तरह के हेमरेज का पता होना लाजमी है, ज़रूरी है. So for example, epidural hemorrhage, या इसको हम extradural भी कहते हैं. It results from injuries to the meningeal arteries or veins. Comparatively minor blow on the side of the head resulting in fracture of the skull in the region of the anterior inferior portion of the parietal bone may sever the artery. Artery कट जाएगी and dura के ऊपर ये blood जमा हो जाएगा, इसीलिए इसका नाम है epidural. Arteries or venous injuries are especially likely to occur if the vessels enter a bony canal in this region. Bleeding occurs and strips the meningeal layer of the dura from the internal surface of the skull. The intracranial pressure rises and the enlarging blood cord exerts local pressure also on the brain motor area. Blood may also pass laterally through the fracture line to form a soft swelling on the side of the head. To stop the hemorrhage, the torn artery must be ligated. वरना उसमें से ब्लड निकलता रहेगा. बर होल प्रोसीजर करते हैं, बर होल करके आर्टरी को लाइगेट भी करते हैं थ्रू द वॉल ऑफ द स्कल. आर्टरी तक पहुंच के उसको लाइगेट करते हैं. सो इफ यू लुक एट द डायग्राम हियर, that is the one showing the epidural hemorrhage. So that is the epidural hemorrhage. Okay, it can compress, और अगर ब्लीडर को रोका नहीं गया तो वो ब्लीड होता रहेगा और ये जो हेमाटोमा का साइज है वो बड़ा होता रहेगा. देन देयर इज अनदर कैटेगरी, और ये सारा इंपॉर्टेंट है कि एपिड्यूरल हेमरेज कौन सी आर्टरी से होता है, किस वेन से होता है, पैराइटल बोन इन्वॉल्व है, ऑल इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन. देन सबड्यूरल हेमरेज, इट रिजल्ट फ्रॉम टीयरिंग ऑफ द सुपीरियर ब्लड वेसल्स. आपको वेसल पता होनी चाहिए कौन सी है जो ब्रेकअप हो रही है पर्टिकुलर हेमरेज में, लोकेशन पता होना चाहिए, उसका इम्पैक्ट क्या होगा. द कॉज इज यूजुअली अ ब्लो टू द फ्रंट और बैक ऑफ द हेड. पिछले केस में हमने देखा था एपिड्यूरल में इट वाज साइड ऑफ द हेड, नाउ इट इज फ्रंट और बैक ऑफ द स्कल. ओके,
This condition, which is more common than the middle meningeal hemorrhage, can be caused by a sudden minor blow. Important point है ये, ठीक है? Acute or chronic forms occur depending on the speed of the accumulation of fluid. So this is all not again relevant, but that location, कौन सी vessel involved है, आगे और पीछे सर पे blow हो रहा तब हो रहा. Then there is subarachnoid, arachnoid के नीचे. ये किस चीज में rupture की वजह से होगा? Usually in the vessels involved in circle of Willis. Sudden onset of the severe headache, neck stiffness, loss of consciousness. फौरन CT MRI कराएं, आपको पता लग जाएगा. हाई ब्लड प्रेशर से भी हो सकता है ये. With cerebral hemorrhage, spontaneous intracerebral hemorrhage is most common in patient with hypertension. ब्लड प्रेशर हाई था, अचानक ब्रेन के अंदर ब्लड वेसल ने ब्लीड कर दिया. CT MRI फौरन कराइए. This is a condition called shaken baby syndrome. Inflicted head injury is the most common cause of traumatic death in infancy. Sudden deceleration, बेबी को उठा के झटके दे रहे हो, यार क्या कर रहे हो, जुल्म मत करो, कोई ना कोई ब्लड वेसल डैमेज हो सकती है, ब्रेन हिल सकता है, डेथ हो सकती है. Don't shake the baby too much. Most cases of shaken baby syndrome take place during the first year of life. They are usually restricted in the infants under 3 years of age. इससे बड़े होकर के थोड़े स्ट्रक्चर स्टेबल हो जाते हैं और अब बच्चे को इतना जोर से हिलाते भी नहीं है. कॉमन सिम्टम्स इंक्लूड लेथार्जी, इरिटेबिलिटी, यानी बच्चा, भाई ये सब चीज़ें अपने दूसरे की गोद में मत दो यार अपना बच्चा, अगर कोई इस तरह हिला रहा है, ठीक है, सीरियस स्टफ है. राइट. देन अ वेरी इंपॉर्टेंट हेडिंग नोन एज द स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन. इसका मतलब ये है कि ब्रेन सब्सटेंस में, दिस इज द ब्रेन एंड इफ देयर इज अ ट्यूमर फॉर एग्जांपल, अगर एक पूरा कैंसर ट्यूमर बन जाता है, या सपोज देयर इज एन इन्फेक्शन और उससे ब्रेन एब्सेस बन गया, तो ये कोई ना कोई जगह घेरेगा ना अंदर. इसी तरह ट्यूमर भी कोई ना कोई जगह घेरेगा. तो ऐसी लीजन को हम कहते हैं ब्रेन occupying lesion. So space occupying lesion or brain occupying lesions, they are expanding within the skull, include tumor, hematoma, abscess. Because the skull is a rigid condition. अब स्कल का मसला ये है कि ऊपर से फिक्स है, तो स्कल में अगर कोई ब्रेन में स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन बन जाएगा तो वो इधर भी चीज़ को पुश करेगा, इधर उसके आसपास जो चीज़ें उसको पुश करेगा. पुश करने से वो चीज़ें अपना काम ख़राब करेंगी, फिर अंदर पूरे सिस्टम का प्रेशर बढ़ेगा. उस प्रेशर से इवन फोरामेन मैग्नम, यहाँ हर्निएशन हो सकती है ब्रेन स्टेम की, इमीडिएट डेथ हो सकती है अगर ये जो लीजन है बहुत बड़ा हो जाए साइज में. सो दीज आर ऑल द प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन. An expanding lesion is first accommodated by expulsion of the CSF. और ये इतनी इंपॉर्टेंट, और मैं देख रहा हूँ क्या अच्छी चीज़ है जो, हाँ ये नहीं करना चाहिए भाई, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है. सोचो, अब इस बात को समझो. इफ देयर इज ए स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन, तो पूरे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो इंट्राक्रैनियल प्रेशर है वो बढ़ा हुआ है बिकॉज ऑफ दिस. ओके, अब आप ऐसे बंदे में नीडल डाल के, और आप नीडल डाल के यहाँ से निकाल रहे हैं CSF ताकि आप स्पाइनल टैप करें. अब जब आप ये करोगे ना, तो ये इस इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर को हर्निएशन की तरफ लेके जाएगा, यानी ब्रेन स्टेम नीचे आएगा, खींचेगा. ये ऑलरेडी प्रेशर बढ़ा हुआ है, आप भी यहाँ से सक्शन दे रहे हो, तो ब्रेन हर्निएशन होगी, इमीडिएट डेथ. सो इन लोगों में स्पाइनल टैप नहीं करना आपने, ठीक है. पहले CT स्कैन करो, MRI करो अगर आप सस्पेक्ट कर रहे हो स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन. यानी मेरे पास अगर पेशेंट आता है, कोई क्लिनिकल हिस्ट्री है उसकी, और मुझे लग रहा है यार इसको ब्रेन एब्सेस हो सकता है, इसको कन्फ्यूजन है और सारे सिम्टम्स हैं, इस तरह की चीज़ें, सो मैं पहले CT करवाऊंगा. CT करा के देखूंगा कि कहीं ब्रेन ऑक्यूपाइंग लीजन, स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन तो नहीं है. And then once I'm satisfied, then only I will proceed for lumbar puncture. Otherwise, I will not do it. Okay. So what is computed tomography? Is a short form for CT scan. Many people in many countries also call it a CAT scan. So CT is used for detection of intracranial lesions. The procedure is quick, safe and accurate, and the total dose of irradiation is no greater than for a conventional radiograph. So it's a very nice procedure to do. Now CT relies on the same physics as the conventional radiograph. Physics की detail में नहीं जा रहा, but anyways at the end of the day you get to identify if there is any lesion or not. So you identify some lesions by using CT scan. You can easily pick up tumors, you can easily pick up any lesions. The sensitivity is such that small differences in X-ray and absorption can be displayed. So resolution is very high, obviously, and it can be performed in absolutely no time, 5 to 10 minutes. Is the method of choice in emergency situation with patients of head trauma. Immediately do a CT scan. And then another thing is MRI, which is magnetic resonance imaging. MRI uses the magnetic properties of the hydrogen nucleus excited by radio frequency, and it is more kind of used if you want to study the soft tissues. Okay, the excited hydrogen emit a signal that is detected by the electric currents, recover coil. MRI is absolutely safe to the patients, and
इट इज़ एक्चुअली प्रिफर्ड इन सॉफ्ट टिश्यूज जब आपको पढ़ने हो, ठीक है, जब वाइट मैटर और ग्रे मैटर की डिफ्रेंसिएशन सॉफ्ट टिश्यू की स्टडीज करनी हो तब इट इज़ मोर रिवीलिंग देन सीटी. The reason for this is that gray matter contains more hydrogen, and this is again technical details for radiography. MRI is the best imaging method for detecting low contrast lesions such as brain tumor. तो brain parenchyma में अगर कोई tumor आप suspect कर रहे हैं, then go for an MRI. It is also capable of showing clear images of the brainstem, cerebellum, pituitary fossa, जो कि अक्सर मिस हो जाता है CT स्कैन में क्योंकि वहाँ पे overshadowing bones होती हैं. So CT and MRI both combined together are fantastic way to go for investigating brain lesions. Okay, the spinal cord structure is much more clearly visualized if you do an MRI. So soft tissue MRI, bony structures and more opaque structures CT scan. लेकिन इसका एक मसला ये है कि MRI जो है टेक्स मच लॉन्गर, कॉस्ट भी थोड़ी ज़्यादा है, तो CT स्कैन स्टिल बड़ा ज़बरदस्त चीज़ है. Then there is another technology called positron emission tomography that uses radioactive isotopes that decay with the emission of the positively charged electrons to map the biochemical and the physiological profile of the brain. So this is giving you another dimension. Okay, now you are able to capture not only the anatomy but also the biochemistry and the pharmacology and physiology of the brain. The appropriate isotope is incorporated into molecules of known biochemical behavior in the brain, and then it is injected to the patient. The metabolic activity of the compound is then studied by using radiography, same principles as CT scan. Making a series of then time-lapse images, one can actually decipher कि brain में क्या चल रहा है. The technique has been used to study distribution and activity of neurotransmitters, and also studying the blood flow, also in evaluating brain tumor, क्योंकि brain tumor की glucose consumption different हो जाती है. So आप patient को inject करते हैं किसी चीज़ के साथ, वो brain तक पहुँचेगा और brain तक पहुँचने के बाद वो different way में metabolize होगा, and then you start getting the images and start interpreting them कि okay, we can see there is an area of the brain which is perhaps heavily metabolizing the product that you injected in the patient. So maybe this is a tumor. So you get the biochemical and the metabolic profile of the region. Okay, so that was the clinical notes for chapter number 1. I hope you enjoyed the video. अब मैंने करना ये है कि हर चैप्टर की, अब जैसे हम चैप्टर 2 पे जाएंगे तो चैप्टर 2 में एक्चुअली टेक्स्ट तो पढ़ा चुका हूँ, एक्चुअली मैं क्वेश्चंस देख रहा हूँ तो किसी वक्त वीडियो बनाऊंगा क्वेश्चंस के लिए भी. सो न्यूरॉन्स एंड न्यूरोग्लिया हमने टेक्स्ट पूरा डिस्कस कर लिया है, इसके क्लिनिकल नोट्स आपसे करूंगा अगली वीडियो में. ठीक है, अपना ख्याल रखना, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ.